हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए, अच्छे ही होने चाहिए आप हैं। चैप्टर 30। अब तो बड़ा सा चैप्टर लगने लग गया ये, मानव में गति एवं चलन है। चलिए ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 30 मानव में गति एवं चलन। और कल जो हमने बात की थी वो अपने मसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, है ना। तो कल की जो वीडियो थी वो ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बता दूं, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हमें उसके कंसेप्ट समझने के लिए, है ना। तो कल हमने क्या देखा? कल हमने एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर देखी। मसल फाइबर जिसके अंदर मायोफाइब्रिल्स भी होते हैं। देखो, मसल फाइबर तो होता है पेशी तंतु, और मायोफाइब्रिल्स होते हैं पेशी तंतुक, यानी कि पेशी तंतुओं के भी अंदर की संरचना। ठीक है, तो मोस्टली कल हमने मायोफाइब्रिल्स की स्ट्रक्चर को पढ़ा, जिसमें हमने दो प्रकार के बैंड पढ़े। और बैंड हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है क्या, कि जहां पट्टियां पाई जाएं वो ए बैंड, जहां नहीं दिखे या मैं कहूं हल्की पट्टियां पाई जाएं वो आई बैंड। ठीक है, ए बैंड के बीच का हल्का क्षेत्र एच, जिसके बीच में भी एम लाइन, जबकि आई बैंड में जो बीच का भाग है उसे जेड लाइन, और दो जेड लाइनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे कल? सार्कोमियर कहते थे, है ना। तो जो सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर हमारी मसल्स की मूवमेंट कराने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो मैंने एक सार्कोमियर बनाया था ना, ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर एक मसल्स में होते हैं, मांसपेशियों में होते हैं। तो जो मूवमेंट का काम करना होता है वो सार्कोमियर को ही करना होता है। इसीलिए सार्कोमियर को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहा जाता है ना। मसल्स काम जब करती हैं जब उनमें संकुचन हो। ठीक है, संकुचन और शिथिलन की घटना होती रहती है मसल्स में, जिससे वो काम करती रहती हैं, यानी कि मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंकाल पेशी की संरचना को लेकर चल रहा था। तो मैंने आपको बताया कि कंकाल पेशी जो होती है वो 5 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से कल हमने एक भाग को देख लिया, क्या था? पेशी तंतु। अब वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कल कराया था, और आज हम जो बात करेंगे वो और छोटी छोटी बात करेंगे। एक बार देख लीजिए, सुनिए भाई। तो पहला पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट है संकुचनशील तंत्र की संरचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पेशी के अंदर वो कौन सी संरचना है जो संकुचन कराने के लिए जिम्मेदार होंगी। समझ में आ रही बात? इसलिए तो कह रहे हैं हम संकुचनशील तंत्र की संरचना। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन भाग लेती हैं। ये 3 प्रकार लिख सकते हैं ना। नंबर 1 वलजनक प्रोटीन, नियंत्रक प्रोटीन और संरचनात्मक प्रोटीन। बलजनक प्रोटीन में आएगी भाई मायोसिन और एक्टिन। नियंत्रक में आती हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, और इसमें आती हैं अल्फा, सी और एम प्रोटीन।
देखिए पहले तो आप यहाँ देखिए, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि दो बलजनक प्रोटीन के नाम बताओ या नियंत्रक प्रोटीन के नाम बताओ। केवल ऐसे आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि संकुचनशील तंत्र की संरचना को समझाइए या इसको समझाइए। ठीक है, हाँ इसके अंदर से ये छोटा क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है भाई, और मैं पहले ही कह दिया था कि कभी भी आपसे पूरी चीज़ें ये नहीं पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है ना। किसी भी एक टॉपिक से, सब टॉपिक से, एक हेडिंग से वो आपके लिए क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन याद पूरा ही करना है। ध्यान दीजिए, ये सेकंड भाग है जिसे हम संकुचनशील तंत्र की संरचना बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, कैसे याद रखना है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें संकुचन कराने के लिए कुछ पार्ट होते हैं, मतलब एक प्रोटीन होती है, और वो जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार की है। पहली है बलजनक प्रोटीन, दूसरी है नियंत्रक प्रोटीन, और चौथी है संरचनात्मक प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो इसको बल प्रदान करे कोई कार्य करने के लिए, ऐसी प्रोटीन जो इसकी क्रिया विधि पर कंट्रोल रखे। देखो बहुत ढंग से मैं हर शब्द को आपको बता रहा हूं, उनका अर्थ है ना। बलजनक प्रोटीन का तो सीधा सा मतलब हुआ कि ये कोई ऐसी प्रोटीन होगी जो काम कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। नियंत्रक प्रोटीन का क्या मतलब है, ऐसी प्रोटीन जो हमारी मांसपेशी की क्रियाविधि को क्या कर रही हो, कंट्रोल कर रही हो, उसी तो आप नियंत्रक बोलेंगे। संरचनात्मक प्रोटीन मतलब ऐसी प्रोटीन जो इसके संरचना बनाने में भाग ले रही होगी मांसपेशी के। तो ये तीनों हमारे क्या कहलाते हैं, संकुचनशील तंत्र की संरचना कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो बात है वो मैं इसको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, तब आपको इसके काम और पूरी थ्योरी आपको पता चलेगी। आपको फिलहाल ये याद रखना है केवल इसी प्रकार, है ना, कि ये बलजनक प्रोटीन है, ये नियंत्रक प्रोटीन है, ऐसे। अब आप जरा ध्यान से देखना, अपने डायग्राम की मैं बात करता हूं तो एक रफली डायग्राम, एक हल्का सा चलता हुआ सा मैं यहां पर चित्र बना लेता हूं। ठीक है भाई, समझ रहे ना आप ये क्या चीज है, ये क्या है भाई। अरे ये हमारा मायोफाइब्रिल्स है, ये हमारा क्या है, गहरी आड़ी पट्टियां हैं। तो ये कौन सा बैंड हुआ हमारा, ए बैंड हुआ। ठीक है, और ये कौन सा बैंड हुआ हमारा, आई बैंड हुआ। ये भी कौन सा, आई बैंड। क्लियर यहां तक। इनके बीच में जो ये लाइनिंग है, आई बैंड के बीच में जो ये लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो जेड लाइन है। कौन सी लाइन है, जेड लाइन, है ना। तो ये जो पूरी संरचना देखो, यहां से यहां तक मैं इसको क्या बोलूंगा, एक सार्कोमियर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एक सार्कोमियर, जिसमें 1/2 आई प्लस 1a प्लस 1/2 आई। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि इसकी एक सार्कोमियर का जो प्रारूप है, एक अनुपात है, उसे बताइए। तो वहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो एक सार्कोमियर में 1/2 आई बैंड है प्लस पूरा की पूरा ए बैंड है प्लस 1/2 आई बैंड, यह इसका अनुपात आ रहा है एक सार्कोमियर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था भाई, आप इसको याद रखना। अब ध्यान से सुनिए, ये सार्कोमियर है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपको इनके नाम नहीं बताए हैं, है ना। ध्यान दीजिए,
ये तो वो पट्टियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं जो ए बैंड में हैं। तो एक सिंपल सी बात मैं सबसे पहले कर रहा हूं, तो इसमें जो 3 प्रकार की प्रोटीन है उनमें सबसे पहली प्रोटीन कौन सी है? बलजनक प्रोटीन। कौन सी है? बलजनक प्रोटीन, मतलब जो इसको बल प्रदान करें या जिनमें बल होता है ना। तो बलजनक प्रोटीन 2 होती हैं, मायोसिन और एक्टिन। तो इसको आप ऐसे भी याद रखो कि मांसपेशियों में 2 प्रकार के तंतु होते हैं, फिलामेंट। एक तो मायोसिन के तंतु और एक एक्टिन के तंतु। ये जो 2 तंतु है ना, मायोसिन के और एक्टिन के, यही तंतु पेशियों में संकुचन और शिथिलन की क्रिया करवाते हैं। मतलब जो कुछ भी कार्य करना होगा वो इन्हीं को करना होगा। अब इतना देख लेते हैं कि ये मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट क्या हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं भैयाओ, जो ए बैंड में हैं, वो तो हैं मायोसिन के फिलामेंट। किसके फिलामेंट? मायोसिन के तंतु। और जो आई बैंड होता है, इस आई बैंड में जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल इस प्रकार की थोड़ी कुंडलित संरचना दिखाई दे रही है क्या? ये है हमारे एक्टिन के तंतु। किसके तंतु हैं भाई? एक्टिन के तंतु। अब मैं आपको बात बता देना चाहता हूं, मैं यहां पे आई बैंड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई जहां हल्की पट्टियां हो उसे हम आई बैंड बोलते हैं, कह रहा था मैं, बता रहा था। तो हल्की पट्टियां इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देती, और जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस आई बैंड पे कुछ इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। तो इन संरचनाओं को हम कौन से फिलामेंट बोलते हैं? एक्टिन के फिलामेंट बोलते हैं, एक्टिन के तंतु बोलते हैं। तो आपको यहां से 2 चीज याद रखनी पड़ेंगी कि ए बैंड में तो मायोसिन के फिलामेंट होते हैं और आई बैंड में एक्टिन के फिलामेंट होते हैं, है ना। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे? अपोजिट करके। जैसे यहां ए है, ए, तो समझ लेना यहां पे एक्टिन नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिन ए से स्टार्ट है। ये यहां कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है कि आप कहां पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। भूल जाते हैं यार ए बैंड में मायोसिन का है या एक्टिन का है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि यहां कुछ अपोजिट है, तो अपोजिट से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए बैंड है तो यहां एक्टिन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों समान से हैं। क्लियर? इतना आप अपने देसी तरीके से बता रहा हूं मैं, तो ऐसे ही उनको याद रखना। तो आपको याद रह जाएगा कि ए बैंड में कौन से फिलामेंट होते हैं? मायोसिन के। और आई बैंड में कौन से फिलामेंट होते हैं? एक्टिन के। ठीक है, अभी ध्यान से समझो, बात खत्म नहीं हुई अभी। ये जो मायोसिन के फिलामेंट हैं वो तो मायोसिन के हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने समझ ली, सीधे से फिलामेंट है। इनके बीच में एच क्षेत्र है और एच क्षेत्र में एम लाइन है। क्लियर? अब एक्टिन की यदि मैं बात करूं तो अब आप इस बात को ध्यान से समझो कि एक्टिन के बारे में ये क्या कहता है। क्या बात चल रही है? अरे अभी बलजनक प्रोटीन चल रही है, संकुचनशील तंत्र की संरचना में बलजनक प्रोटीन चल रही है, जिसमें आपको क्या मिला कि 2 प्रकार की प्रोटीन, एक मायोसिन एक एक्टिन। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि मायोसिन और एक्टिन कहां पे हैं, क्या चीज है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो ए बैंड होता है उसमें मायोसिन के फिलामेंट होते हैं और जो आई बैंड होता है उसमें एक्टिन के फिलामेंट होते हैं। फिर एक्टिन के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे, देखिए वो क्या है। वो ये कहता है कि जो एक्टिन के फिलामेंट होते हैं वो अपने 2 रूपों में होते हैं। पहला रूप होता है जी एक्टिन और दूसरा रूप होता है एफ एक्टिन। बात को जरा ध्यान से समझो आप मेरी को। ये जो एक्टिन के फिलामेंट है
उसके दो रूप होते हैं, एक होता है जी एक्टिन और एक होता है एफ एक्टिन। तो मैंने कहा आपको मतलब समझा देता हूं। जी एक्टिन का मतलब होता है गोलाकार, ग्लोब्यूलर शेप, और एफ एक्टिन का मतलब होता है फोल्डिंग, मतलब कुंडलित अवस्था का। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल कर दूंगा मैं इस चीज को। देखिए, वो ये कहना चाहता है कि जो एक्टिन के तंतु होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ऐसे ग्लोब्यूलर शेप के। तो इस प्रकार की जो संरचना का ये तंतु है, क्या आप इसको गोलाकार संरचना नहीं बोल सकते? बोलेंगे ना गोलाकार। तो ये तो हो गए क्या, जी एक्टिन रूप। कौन सा रूप हो गया? जी एक्टिन। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मांसपेशी में हमेशा जो एक्टिन के तंतु हैं वो एफ एक्टिन के रूप में मिलते हैं। अच्छा, एफ का मतलब होता है फोल्ड, फोल्ड का मतलब कुंडलित होना। तो जो एक्टिन के तंतु हैं ना, वो हमेशा इस प्रकार कुंडलित अवस्था में रहते हैं भाई। अब ये कुंडलित अवस्था है ना, है कि नहीं बताओ? है ना? देखो कुंडलित है कि नहीं, बताओ। ये दिख रहा है आपको? क्या आप इसको एफ एक्टिन नहीं बोलेंगे? अब बोलेंगे ना एफ एक्टिन। मतलब एक्टिन के तंतु यदि फोल्डिंग अवस्था में है, कौन सी अवस्था में? फोल्डिंग में, तो हम उसे क्या नाम देंगे? एफ एक्टिन नाम देंगे। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्टिन के तंतु हैं वो हमेशा एफ एक्टिन के रूप में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब तो आपको समझना पड़ेगा ना। आपसे पूछे यार ये क्या है एफ एक्टिन, तो आप बोलेंगे कि सर वैसे तो ये जी एक्टिन होता है, मतलब ग्लोब्यूलर शेप में होते हैं, लेकिन जो ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं ना वो हमेशा फोल्डिंग स्टेज में रहते हैं, तो उसे हम एफ एक्टिन बोलते हैं। मतलब एक्टिन के ऐसे तंतु जो फोल्डिंग अवस्था में हो उसे हम एफ एक्टिन कहते हैं। और हमेशा ही जो एक्टिन के तंतु हैं वो इसी रूप में रहेंगे, फोल्ड अवस्था में। और वो कहाँ तक होते हैं? एच क्षेत्र तक फैले हुए रहते हैं। याद है ना आपको एच क्षेत्र, ए बैंड का हाफ क्षेत्र, समझ रहे? यहाँ पे तो यहाँ तक ये फैले हुए हैं भाई। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि इन्हों को संकुचन की क्रिया करानी है, तो इसलिए आपको ये पहले छोटी छोटी संरचना समझ के चलनी पड़ेगी। तो आप बलजनक प्रोटीन के बारे में पता चल गई आपको कि ए बैंड में मायोसिन के तंतु और आई बैंड में एक्टिन के तंतु। एक्टिन के तंतु दो रूपों में, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। तो जी एक्टिन का मतलब है गोलाकार और एफ एक्टिन का मतलब है कि गोलाकार एक्टिन की दो लड़ियां आपस में जॉइंट हैं, फोल्ड हैं, तो उसे हम एफ एक्टिन बोलते हैं। और हमेशा ही एक्टिन के तंतु एफ रूप में होते हैं। ठीक है? तो ये बात क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रक प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? नियंत्रक प्रोटीन के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नियंत्रक प्रोटीन है, ये मैं एक्टिन ही बना रहा हूं, एक्टिन है ना, एक्टिन के तंतु हैं ये, इस प्रकार फोल्डिंग में, है ना, ऐसे होते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास दो प्रकार की नियंत्रक प्रोटीन है, एक ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन। ठीक है? तो जो ट्रोपोमायोसिन है, बात को जरा ध्यान समझो, जो ट्रोपोमायोसिन है वह एक एकलक इकाई है, मतलब एक लाइन जैसी संरचना है जो एफ एक्टिन पे इस प्रकार फैली हुई होती है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं ये क्यों फैली हुई है, यहां समझो। ये जो एक्टिन के तंतु होते हैं ना, एक्टिन के तंतु, इनके पास एक ऐसा स्थान होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, सक्रिय स्थल। अब वो सक्रिय स्थल क्या करते हैं कि जो मायोसिन के ये सिर हैं, अच्छा मायोसिन में ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार की संरचना है कि नहीं?
और जो एक्टिन होता है उसमें कुछ इस प्रकार का एक गड्ढा होता है ऐसे। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। तो हमेशा ही क्या सिस्टम होता है, यह इसका एक्टिव स्थल है एक्टिन का। तो यदि ये एक्टिव साइट ओपन हुआ, खुला, तो मायोसिन का सिर इससे जुड़ जाता है और इसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे हमारी मांसपेशी काम करती हैं। यह एक जनरल सिस्टम है ना। तो एक बात आप मुझे बताओ, यदि हम इस एक्टिव साइट को बंद नहीं करें या कोई बंद करने वाली संरचना नहीं हो, तो क्या कभी हमारी मांसपेशियां रुकेंगी? कभी शिथिलन होगा उसमें? कभी भी नहीं होगा। और कभी भी यदि शिथिलन नहीं होगा तो हम हमेशा काम करते रहेंगे। जैसे बोल रहे हैं तो बोलते ही रहेंगे, चुप नहीं होंगे। समझ रहे हैं? चुप कब होंगे? जब हमारी मांसपेशी शिथिल होगी। और शिथिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो मायोसिन का सिर है इसको इससे अलग करना पड़ेगा एक्टिन के तंतु से। जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बात मुझे बताओ, क्या इसके एक्टिव साइट हमेशा ओपन रहने चाहिए? नहीं ना। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो इन एक्टिव साइट को बंद करके रखे। बताओ, चाहिए ना? बिल्कुल आप सहमत है ना मेरी बात से? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो नियंत्रक प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन दोनों प्रोटीनों का यही काम है। क्या? कि इसको अपने कंट्रोल में रखना, आवश्यकता पड़ने पर एक्टिन के एक्टिव साइट को ओपन करना और आवश्यकता पड़ने पर उन एक्टिव साइट को क्लोज करना। ये हमारी ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन का काम है भाई। अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हमारी फोल्डिंग में ये एफ एक्टिन है, तो भाई उसी प्रकार हमारी फोल्डिंग में ये कौन होती है, हमारी ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है, जो इन एक्टिन के सभी एक्टिव साइट को बंद करके रखती है। समझ में आई कि बात नहीं आई? ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन क्या है? ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन की लाइन है, एक रेखा है जो एफ एक्टिन के साथ फैली हुई रहती है। जहां जहां जिस प्रकार है, तो दो कुंडलनों से ये बनी होगी, क्योंकि दो कुंडल ही तो हमारे एफ एक्टिन में, तो दो कुंडलन रूप में ये फैली हुई रहती है। और इसका काम होता है इसके एक्टिव साइट को ओपन कर क्लोज करके रखने का। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का क्या काम होता है? ट्रोपोनिन के तीन अणु होते हैं। अब देखो, ये ट्रोपोमायोसिन है, इससे जुड़े हुए रहते हैं तीन अणु, 1 2 3। इन तीन अणुओं का नाम है, मैं आपको बता दूं, पहले अणु का नाम है ट्रोपोनिन टी, दूसरे का नाम है ट्रोपोनिन सी, तीसरे का नाम है ट्रोपोनिन आई। ये तीन अणु हैं, किसके हैं ये? ट्रोपोनिन के। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ट्रोपोमायोसिन से। तो आप देखिए, आपको दोनों नियंत्रक प्रोटीन की पोजीशन भी पता चल गई, कहां पे कैसे प्रेजेंट है। अब इसका क्या काम है? अब एक बात बताओ, क्या आप अपने एक्टिव साइट को हमेशा क्लोज ही करके रखेंगे क्या? अरे भाई, उसको खोलना भी तो है, क्योंकि आपको मसल्स को काम करना है। तो उसको खुलवाने के लिए या बंद करवाने के लिए जो मुख्य कंट्रोल होता है वो ट्रोपोनिन का होता है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन का जो ट्रोपोनिन टी है, इसको टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ट्रोपोमायोसिन से। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन से टी जुड़ा हुआ है, तो आवश्यकता जब पड़ती है तो ये ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन को खींच देता है और एक्टिव साइट ओपन हो जाते हैं। अब मैं ये बातें जब मैं क्रिया विधि कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। ट्रोपोनिन सी का काम होता है कैल्शियम से जुड़ने का। अब ये क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ट्रोपोनिन आई इसको क्यों कहा जाता है? आई का मतलब होता है इनहिबिटर, निरोधक, कंट्रोल करने वाला, है ना। तो ये जो ट्रोपोनिन आई है,
वो मायोसिन के सिरों को एक्टिन से जुड़ने के लिए क्या करता है, निरोधक काम करता है। भाई आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको जोड़ देता है, और आवश्यकता नहीं हो तो उसको हटवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मतलब एक निरोधक की तरह काम करता है। तो ये है हमारी दो नियंत्रक प्रोटीन, एक ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन एक इकाई होती है, एक रेखा होती है जो इसके एक्टिव साइट को ओपन करके रखती है। इससे जुड़े हुए रहते हैं ट्रोपोनिन के 3 अणु, टी, सी और आई। टी का काम होता है जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता है उसको हटाने का और लगाने का। सी का काम होता है कैल्शियम से जुड़ने का, और आई का काम होता है इनको रोकने और स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये होती है हमारी नियंत्रक प्रोटीन। बाकी जो संरचनात्मक प्रोटीन है तो उसमें मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। उसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो एम प्रोटीन है वो मायोसिन के फिलामेंट को, यही चीज आपको याद रखना है। जो यहाँ पे एम प्रोटीन थी ना, वो मायोसिन के फिलामेंट को अपने स्थान पर बंधे रहने का कार्य कराती है, जोड़ के रखती है उनको। यहाँ जो एम प्रोटीन है वो ऐसी प्रोटीन है जो इन मायोसिन के फिलामेंट को अपने ही स्थान पर रखती हैं, इसको कहीं जाने नहीं देती, इधर उधर नहीं होने देती, है ना। तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मायोसिन के फिलामेंट को कौन स्थानबद्ध करके रखता है, तो वो है एम प्रोटीन। ठीक है भाई, तो ये हुई हमारी संकुचनशील तंत्र की संरचना। इसके बाद तीसरी संरचना है हमारी सार्कोट्यूबुलर तंत्र, है ना। समझ में आ रही मेरी बात। सार्कोसोम्स और तंत्रिका पेशी संधि, तो मैं आपको यहीं पर उसको छोटे से रूप में बता देना चाहता हूं। ये हमारा पेशी तंतु था, और आपको पता है ना इस पेशी तंतु के ऊपर कौन था। अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई, अब तो आप समझदार हो गए। अरे पेशी तंतु था भाई, पेशी तंतु के ऊपर यही तो था, इसके अंदर ही तो है ये संरचना। तो नेक्स्ट वो कहता है सार्कोट्यूबुलर तंत्र। तो सार्कोट्यूबुलर तंत्र में दो चीज आती हैं, एक तो आती है टी नलिका और एक आती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम तो वही हो गई जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, वहां पे हमें कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन जो टी नलिका है ना, वो ये संरचना है, ये वाली। इनको कहते हैं टी अनुप्रस्थ नलिका, जिनका संबंध सार्कोलेमा से होता है। ठीक है, अरे ये टी अनुप्रस्थ नलिकाएं भाई, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो पेशी तंतु में मैंने ये गड्ढेनुमा संरचना बनाई है, इनको हम क्या कहते हैं, टी अनुप्रस्थ नलिका बोलते हैं। तो टी अनुप्रस्थ नलिका और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों मिलकर कौन सा तंत्र बना रहे हैं, सार्कोट्यूबुलर तंत्र बना रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पीडीएफ में देखेंगे, इसकी लाइन पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। चौथा भाग है सार्कोसोम्स। उसमें सिंपल है कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अन्य कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, जिन्हें सार्कोसोम्स कहते हैं। बस इतना है। ठीक है, अब पांचवी बात आती है। पांचवी जो संरचना है वो क्या है, वो आपको ध्यान से समझनी है। पांचवी जो संरचना है वो है तंत्रिका पेशी संधि। अब ये तंत्रिका पेशी संधि का क्या मतलब है। अच्छा, मैंने जब आपको 11th क्लास में एक तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया था, तो हमने क्या देखा था कि तंत्रिका कोशिका का एक भाग होता है एक्सोन, जानते हैं आप सभी। और वहां पे कुछ तंतु निकले हुए रहते हैं जिन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के पेशी तंतु निकले रहते हैं एक एक्सोन से, है ना। ये साइटोन वगैरह है, आप जानते हैं, और ये पेशी तंतु हैं। तो देखिए,
एक बात मुझे बताओ कि जैसे मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे लिखना है और मैं अब सोच रहा हूं मुझे नहीं लिखना, तो भाई ये सोचने वाली बात तो दिमाग से संबंधित हो गई ना। तो एक सिंपल सी बात होती है कि हमारी मांसपेशी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम कंकाल पेशी पढ़ रहे हैं, ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए कौन आवश्यक होगा? हमारी एक तंत्रिका पेशी, तंत्रिका कोश का न्यूरॉन होगी, नहीं होगी? तो भाई कहीं ना कहीं हमारी पेशी तंतुओं से न्यूरॉन का संबंध होना भी जरूरी है। समझ में आई मेरी बात? यदि न्यूरॉन का संबंध नहीं होगा तो आपकी मसल्स काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास सूचना नहीं जाएगी। तो इसलिए हम पांचवी संरचना है इसमें तंत्रिका पेशी संधि, तंत्रिका पेशी संधि। तो ये जो अनुप्रस्थ नलिका वाला भाग मैंने आपको बताया है, इसी भाग में हमारी तंत्रिका पेशी जो है वो संबंध बनाकर रखती है भाई। समझ में आ गई बात? और यहां पर अब ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता देता हूं, वह स्थान जिस पर जहां तंत्रिका कोशिका के पेशी तंतु इस सार्कोलेमा से जुड़ते हैं, उस स्थान पर जो संरचना बनती है उसे हम मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, यानी कि प्रेरक अंत्य पट्टिका। आप इसको याद रखना, मोटर एंड प्लेट क्या है? तो प्रेरक एंड प्लेट। तो ये तंत्रिका पेशी संधि है ना। अब इस तंत्रिका पेशी संधि के बारे में अभी मैंने थोड़ा डिटेल में आपको नहीं बताया है, तो क्योंकि अभी आपकी ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और जब मैं इसकी क्रिया विधि आपको समझाऊंगा, जैसे कल ही समझाऊंगा, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो वैसे ये आपकी संरचना कंप्लीट है किसकी? कंकाल पेशी की। तो आप मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? या कौन सा टॉपिक आपका वीक है इसमें, ठीक है भाई, कंकाल पेशी में। तो कल शायद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। तो इसको बहुत ढंग से पढ़ लेना भाई आप, है ना।